हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी ज्ञात करेंगे इस वीडियो में। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का दो हमने डेफिनेशन लिखा है और दोनों डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमें यह बताया जाता है कि कोई भी अभिक्रिया है, तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है। तो उसे ही हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई भी अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया का जो वेग होगा, कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है, शून्य घात पर निर्भर होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। हमने यहाँ पे ये बताया कि कोई भी अभिक्रिया मतलब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं ना कि कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होगा, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा कि आप क्या कहेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं पहला डेफिनेशन समझ गए होंगे। या हम ऐसे, यदि हम ऐसे बनाएं तो मान लेते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, अभिकारक से बना क्या, उत्पाद बना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको हम पी से दर्शाते हैं। तो ये एक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें ये इधर वाला क्या है भैया, अभिकारक है, इधर क्या बना, ये उत्पाद बना, ठीक है। तो हम इसमें बता रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया है, ये उत्पाद बन गया। तो अभिकारक का, अब इस जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जब अभिकारक होते हैं, अभिकारक जब आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेगा, इतनी बात जानते हैं। तो इस अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे भैया, इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे सबसे पहले अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग होता है, उसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, या हम dt मतलब क्या लिख सकते हैं, dr/dt भी लिख सकते हैं। या तो आप इतना लिखिए या r लिखिए, क्योंकि dr/dt या इस लिखिए या ये लिखिए। अभिक्रिया का मतलब जो क्या होता है, सांद्रता होता है, उसे हम r से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से, या इतने से भी। तो आपको मान लेते हैं यहाँ पे हमने r ही लिख दिया है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो याद रखेंगे, जो अभिकारक होते हैं ना, यहाँ पे तो के एक नियतांक आ गया, उसके बाद जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक का जो सांद्रता होगा उसके शून्य घात पर निर्भर होता है। तो हमने यही कहा कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो r होगा, वो क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होगा। याद रखेंगे जो अभिकारक है, ये अभिकारक है r। अब इस अभिकारक के हमने इस प्रकार कर दिया तो ये अभिकारक की सांद्रता कहलाएगी, ठीक है, या सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगा। अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान कहिए या अभिकारक की सांद्रता कहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता कह सकते हैं ना। तो किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है, इतना हम कह सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देंगे, ये r इक्वल टू, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी के घात के ऊपर यदि शून्य होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, k इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल गया कि r इक्वल टू k मिल गया। इससे हमें एक और फॉर्मूला मिला, क्या मिला भैया, कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इससे हमें ये पता चला। तो आशा करते इतनी बात आप कर लेंगे। सबसे पहले अभिक्रिया का, इसलिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे बोला है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी अभिक्रिया का वेग वो अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है या निर्भर होता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है या निर्भर करता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या हम इसे एक और प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातों पर निर्भर ही नहीं होता है उसे भी हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारकों की सांद्रता पे वो निर्भर ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए हमने लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है या निर्भर नहीं करता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं होता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप डेफिनेशन को बोल दीजिएगा। अब आते हैं थोड़ी सी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं इसका उदाहरण। तो उदाहरण बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो मात्रा में हम NH3 को लेते हैं और इसको प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 130 डिग्री केल्विन, मतलब क्या होता है 1130 केल्विन पर हम इसके ताप पर यदि हम गर्म करते हैं तो यह हमें क्या प्राप्त होता है भैया, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक से ही, तो हमें प्राप्त होता है N2 प्लस 3 मात्रा में H2O, ये हमें प्राप्त होता है। हमने क्या लिखा, दो मात्रा में NH3 लिया है और इसे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1130 केल्विन ताप पर इसको हमने गर्म किया है। तो क्या है, तो हमें क्या मिला है N2 प्लस 3H2O में ये टूट गया है। अब इसमें थोड़ी सी हमें बात ये ध्यान देनी है कि यदि ये अभिक्रिया है तो ये अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की ही अभिक्रिया है। तो यदि हम इसका अभिकारक का वेग ज्ञात करें, इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो अभिक्रिया के वेग को हम R से लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक के आ गया वेग स्थिरांक, एक नियतांक आएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं भैया, उसके बाद हम लिख सकते हैं जो अभिक्रिया का अभिकारक क्या है, यहाँ पे अभिकारक है NH3, तो NH3 लिखेंगे और ये शून्य घात पर निर्भर होता है तो हमने शून्य लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि जो अभिकारक था उसको हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता और ये शून्य घात पर हमने लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या लिया, अभिकारक लेकर उसे शून्य घात हमने चढ़ा दिया। उसके बाद थोड़ी सी बात आप ध्यान देंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी घात में यदि शून्य हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ से R इक्वल टू K मिला, K इंटू 1, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, R इक्वल टू K। तो यहाँ से हमें पता ये चला, क्या पता चला कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर होता है या इक्वल होता है या समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले अभिक्रिया के जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा है और एग्जाम्पल है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण या इसका व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हमने लिख दिया है या वेग समीकरण भी कह सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले ये मानना है कि कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार संपन्न होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। इतनी बात हमने लिख दिया कि माना कोई भी अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वो निम्न प्रकार संपन्न होती है। अब हम एक अभिक्रिया लेते हैं, ठीक है, वो हम एक अभिक्रिया लेते हैं R इक्वल टू P। ये R क्या है भैया, अभिकारक है, ये P क्या है भैया, उत्पाद है या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हम इस अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना है कि अभिक्रिया का वेग कितना है, तो हमने बताया था कि अभिक्रिया का जो वेग होता है या तो उसको हम स्मॉल r लिख सकते हैं या हम इसी को माइनस डी आर लिख सकते हैं बाई डी टी। इतना हम लिखे आर लिखे या इतना लिखे, बात दोनों एक ही है, ये हमने शुरू में ही बताया था, ठीक है। या तो आर लिखिए या इतना लिखिए, ठीक है। ये आर क्या है भैया, ये है अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है। तो यदि हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो इसको भी हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है भैया,
वो होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर होता है। इतनी बात हम जानते हैं। तो इतना हो गया। अब थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है कि अब इसको छोड़ के हम इसको लेके चलते हैं, इस संकेत को, तो हम लिख देते हैं dr/dt। इतना हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी अगर संख्या उसके घात में क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान हो जाता है 1। तो हम लिख सकते हैं k × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इतना हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, t = यहाँ पे k हो गया। ठीक है, इतना हो गया, 1 में गुणा हो जाएगा तो k हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर ये भाग में है, क्या है, dt है, ये भाग में है। यदि हम इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इधर गुणा में। तो इसको हम डायरेक्ट, थोड़ा सा हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हम इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसको हम लिख सकते हैं d × t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को भी इधर क्या है, इस माइनस को भी हम इधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम माइनस को इधर भेजते हैं तो ये इधर आ गया, आ जाएगा भैया। या ऐसे था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे था तो माइनस क्या है, या तो नीचे लिखिए ये ऊपर। अब माइनस dt को हमने इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, तो माइनस dt इधर गुणा में हो सकता है ना, तो इसी प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, जो गणित पढ़ा होगा या बेसिक इतनी बात तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूं तो ये हो जाएगा dr। ठीक है, इतनी बात अब हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ी सी इसमें आपको ध्यान देना है ये बात को कि यदि हम दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब भैया समाकलन तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, जो बायोलॉजी के, परंतु मैथ्स वाले को सबको पता होगा। तो भैया इसका समाकलन करेंगे तो आपको पता होगा, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा भैया, आ जाएगा R का सक्रिय द्रव्यमान या R का सांद्रता आ जाएगा। ठीक है, ये R का मतलब अभिकारक का सांद्रता है, और इधर क्या बचेगा भैया, K × T, अब प्लस क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। अब भैया ये I क्या है, ये है I समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आई की जगह पर सी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो थोड़ी सी अब आगे हम थोड़े से देख लेते हैं। ये इतना हो गया। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब थोड़ी सी, ये तो अभी गया कोई भी अभिक्रिया है, यदि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुआ होगा तो उस समय क्या होगा, t होगा। ठीक है, t = 0 होगा ना, मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ होगा तो उस समय जो समय का मान होगा, t का मान होगा, वो हो गया 0। ठीक है, तथा जो मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ होगा तो उस समय t होगा, परंतु सांद्रता भी तो 0 होगा ना, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुआ है तो सांद्रता भी 0 होगा। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे सांद्रता है, जो अभिकारक की सांद्रता है, वो भी 0 हुआ होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, 0। इसका मतलब जो क्या है, अभिकारक की सांद्रता है वो भी 0 है। ठीक है, अभिक्रिया से पहले जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो आप लिख सकते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तब आप इतना मान लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस t के मान को और इस r के मान को हम समीकरण फर्स्ट में पुटअप करेंगे, इसमें ही पुटअप करेंगे। तो यदि हम पुटअप करते हैं तो हम लिखते हैं, यदि हम पुटअप करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, r के मान को, यह r वाला, इस r के मान को हम इतना इसके जगह पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R 0 हो जाएगा कि नहीं, R 0 हो जाएगा। ये क्या है, प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, मतलब अभिकारकों की सांद्रता क्या है भैया, 0 है तब का है जब क्या है, प्रारंभिक, जो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तब का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आता है माइनस, हम k लिख देंगे, उसके बाद t के जगह पर 0 हम लिखेंगे तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे गुणा ही है ना, डॉट का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्लस = I लिख दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 में गुणा हो जाएगा k, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से R 0 मिल गया I, क्योंकि इसका मान 0 तो इसका मान समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमें I का मान हमें पता चल गया। क्या पता चल गया, I का मान। अब इस I के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फिर से I के मान को, यहाँ पे I है ना, तो इसका, इस वाले I का मान मतलब इतना मिला है, तो इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में पुटअप करेंगे। तो हम लिखते हैं
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब किसका मान, आई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब हम इसका मान यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा ये तो हो गया आर हो गया, मतलब अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान या अभिकारक की सांद्रता हो गया। अब इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस के इंटू टी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब प्लस आई का मान हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, इस वाले पद को ये माइनस में है, इधर हम भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हम भेज देते हैं इसको, ठीक है। इधर वाला जो क्या है इसको हम इधर भेजते हैं तो इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखते हैं k इंटू टी, हम लिख सकते हैं k इंटू टी। अब ध्यान दीजिएगा ये इधर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। इस वाले को यदि हम इधर भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, केवल r बच गया, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि ये इधर क्या है प्लस में है, इधर हम भेजेंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि हम इसको लिखते हैं तो k इंटू टी लिख दिए। अब इक्वल टू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है r शून्य, इधर क्या है प्लस में है, इसको हम भेजते हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो आर ही हम लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी ध्यान देंगे, इस टी के इधर गुणा में है, इधर हम भेजते हैं तो भाग कराएगा ना, तो हम इसको लिखते हैं तो यहाँ से हमें के का मान मिल जाता है, मतलब वेग स्थिरांक का मान हमें मिलता है क्या भैया, ये आर के पावर 0 माइनस आर, ये टी आ गया। अब ये जो हमें मान मिला, ये क्या है भैया, यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। आपको यदि आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी लिखिए तो आपको यहाँ तक सॉल्व कर देना है, या थोड़ा सा आगे आप सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पहले इतनी बात आपको याद रखना है। ये क्या है भैया, अब जब क्या है अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, तो अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं हुआ है तो उस समय क्या है अभिकारक की सांद्रता है जो है 0। ये क्या है अभिकारक की सांद्रता है जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है तब का। ये क्या है भैया, जब अभिक्रिया में लगा समय है ये टी। ये क्या है भैया, वेग स्थिरांक है, ठीक है, जो हमने पढ़ा दिया है। तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, या तो आप यहाँ तक लिख के प्रूफ लिख दीजिए, या थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जो अभिकारक का जो अभिक्रिया की जो सांद्रता है जो 0 है, उसके मान को यदि हम ए लेते हैं, ठीक है, उसका मान को हम ए लिखते हैं, और जो क्या है ये वाला जो अभिकारक की सांद्रता है जब क्या हो गई अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो इसके मान को हम लेते हैं ए माइनस एक्स, ठीक है। यदि हम इतना लेकर यदि हम इसको पुटअप करते हैं, इस मान को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, हमें मिलेगा k इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई क्या मिल जाएगा, t हो जाएगा, इतना मिला। अब थोड़ी सी ध्यान देंगे तो k इक्वल टू ए लिख दिए माइनस ए, ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस वाला इसको प्लस कर देगा तो x बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, k इक्वल टू मिल गया x बाई टी, ठीक है, x बाई टी मिल गया। तो ये जो मिला इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमें जो मिला यही क्या है भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, जहां पर ये क्या है भैया, x क्या है, वियोजित मात्रा है, वियोजित जो भी क्या है, जो पदार्थ वियोजित है उसकी मात्रा है। भैया जब क्या हुआ होगा, जब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब क्या है, शून्य जो क्या है प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है, तो ये 0 है उस टाइम पे, परंतु जब इसमें कुछ ना कुछ वियोजित किया गया होगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या हो गया, मिलाया गया होगा, तभी तो इसकी क्या हो गया, सांद्रता बड़ी होगी ना, तभी तो ये इतना हुआ है। तो यही वियोजित मात्रा है, ये क्या है, समय है, ये क्या है, वेग स्थिरांक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वेग जो क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए ही बहुत मेहनत किया गया है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बार बार कहा भी जाता है परंतु उनको पता नहीं क्यों हो जाता है, उनको समझ में भी आता है और अंत तक वीडियो को देखते भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताइए आपकी ही आशा पर मतलब कुछ भी हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर ऐसे लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कहां पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर
पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।